देशमुख ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आते ही वो ईडी के सामने पेश होंगे पूछताछ के लिए और प्रवर्तन निदेशालय को पूरी मदद करेंगे। जब देश के ऐसे ऐसे कानून बनाने वाले लोग कानून को ठेंगा दिखाएंगे तो आम आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे? अनिल देशमुख का वायदा था और इस वायदे का कोई मतलब नहीं बनता। ईडी जिस तरह से अनिल देशमुख के ऊपर रहम कर रही है, क्या आम आदमी के ऊपर भी करती? अदालतें जिस तरह से भागने का अवसर अनिल देशमुख को दे रही है, क्या आम आदमी को भी देगी? क्या इस तरह के अदालतों के रवैये से सुप्रीम अदालतों के प्रति आम आदमी का विश्वास नहीं दिखेगा? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका थी। अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी से की गिरफ्तारी से बचाने की मांग की। तब जब हाईकोर्ट में उनकी एक मांग थी कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। जरा इन प्रभावशाली लोगों के तिक्रमों को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके वकील कैसे दिमाग देते हैं और क्यों जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अनिल देशमुख को जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे, उनके ऊपर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया और शुरुआत में यह आरोप जैसा लगा। शरद पवार जो रहनुमा थे अनिल देशमुख के, जिन्होंने उन्हें गृह मंत्री बनाया था, अपने भतीजे को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अनिल देशमुख को दिया। उस अनिल देशमुख के बचाव में 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में शरद पवार मुंबई से लैंड करके आए और दिल्ली में, चूंकि दिल्ली पत्रकारों की मंडी है, इसीलिए यहां पर आकर के उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल देशमुख का बचाव किया। बावजूद इसके अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा और अनिल देशमुख के खिलाफ अब जो ईडी के साक्ष्य हैं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से कोई अनजान सा व्यक्ति जिसको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कानून की, वो समझ सकता है कि अनिल देशमुख की इसमें भूमिका क्या है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वजे जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ, 15 साल तक सस्पेंड रहने के बाद सचिन वजे की नियुक्ति कराई गई। माना जाता है सचिन वजे की नियुक्ति इसीलिए कराई गई ताकि वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, एनकाउंटर की धमकी देकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफियाओं, बिल्डरों से, बिजनेसमैनों से पैसे वसूली कर सके, रेस्टोरेंट से, होटल से ये पैसे वसूली कर सके, क्योंकि उसके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के डर से लोग जो है उसे पैसे देंगे। इस मामले में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि सचिन वाजे को ये निर्देश दिया था अनिल देशमुख ने कि 100 करोड़ की वसूली करो। ये आरोप जैसा लगता, लेकिन जब सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ और सचिन वाजे ने जब तनोजा जेल में था, उसने ईडी ने जब सख्ती से पूछताछ की, जिस सचिन वाजे पर हत्या का भी आरोप है कि मनसुख हिरेन नामक एक दलाल टाइप, एक बिजनेसमैन की उसने हत्या कर दी, इसलिए क्योंकि मनसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल सचिन वाजे एनकाउंटर करने और इधर उधर के गोरख धंधे में करता था। और उसी मनसुख हिरेन की गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें रख करके वो मुकेश अंबानी को डराने का षड्यंत्र रच रहा था। इस पूरे प्रकरण में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई जब, तो सचिन वाजे ने कहा कि अनिल देशमुख का 2 सेक्रेटरी हुआ करता था और उन दोनों सेक्रेटरी संदीप पलाडे और कुंदन शिंदे, इन दोनों को मैं वसूली करके पैसा देता था। तो आखिर अनिल देशमुख के ये जो दोनों निजी सचिव थे, संदीप पलाडे और कुंदन शिंदे, मतलब ये सरकारी आदमी नहीं थे, निजी सचिव थे इनके, तो इन दोनों को पैसे दिए गए और ईडी ने ये इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस को ये तय किया कि संदीप पलाडे और कुंदन शिंदे, जिसको 4 करोड़ 70 लाख रुपए जो मिले, उसने अनिल देशमुख के बेटे की कंपनी में, जो फर्जी कंपनी 11 कंपनी उसके बेटे का है कोलकाता और दिल्ली में, मुंबई में, उनमें ये पैसे गए। ये पूरे सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताते हैं कि कितना दम है परमबीर सिंह के आरोप में। इसका मतलब ये नहीं कि परमबीर सिंह निर्दोष हो जाता है। परमबीर सिंह दूसरी तरफ अपने बचने की कोशिश में भागा हुआ फिरता है, चंडीगढ़ में छुपा हुआ है, ऐसा बताते हैं। लेकिन अनिल देशमुख को इस दौरान 3 समन हुए, उसके बेटे को भी समन हुई। सबने ठेंगा दिखा दिया प्रवर्तन निदेशालय को और कहा कि हमने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट में अर्जी थी कि हमारा एफआईआर रद्द कर दो,
कमाल की बात देखिए कि उसी हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर करने का निर्देश दिया था सीबीआई को, सीबीआई जांच के लिए। और उसी हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग थी और हाईकोर्ट ने बहुत आराम से एक आध डेढ़ 2-3 हफ्ते लगा करके इस मामले को सुना, ताकि अनिल देशमुख को अवसर मिलता रहे। और अनिल देशमुख ये कहता रहा कि हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तब वो पेश हो जाएंगे ईडी के सामने। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी गई कि एफआईआर रद्द कर दी जाए। अनिल देशमुख के साथ ऐड कर दिया उद्धव ठाकरे की सरकार ने दो चीजों को अनिल देशमुख के बचाव में, कि इनके एफआईआर में जो 2 पैरा है उसे हटा दीजिए। वो पैरा क्या था कि सचिन वाजे की नियुक्ति इन्होंने पैसे लेकर के की और इस ढंग का धंधा कर दिया। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। कायदे से जब ये दोनों अर्जी खारिज हो गई तो अनिल देशमुख को पेश होना चाहिए था ईडी के सामने। यदि आम आदमी होता तो क्या होता? यही हमारे संविधान का मजाक है। आपके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? लेकिन यदि एक अनिल देशमुख है, सवाल सिर्फ किसी अनिल देशमुख का नहीं है, प्रभावशाली लोगों को हमारी कानून कितना अवसर देती है बचने का, उसका एक बेहतरीन नमूना है। अनिल देशमुख पेश नहीं हुए ईडी के सामने और वो सुप्रीम कोर्ट चले आए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी डाल दी है और कहा है कि हमें गिरफ्तारी से बचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। मतलब अनिल देशमुख को सीबीआई ईडी अब गिरफ्तार नहीं कर सकती तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 30 तारीख को सुनेंगे 2 बजे, मतलब 4 दिन और अवसर दे दिया। और उस दिन सुनेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन फैसला हो जाएगा, फिर एक लंबी प्रक्रिया होगी। तब तक अनिल देशमुख जैसे प्रभावशाली लोग सबूत नष्ट करेंगे और यही सबूत नष्ट करने का बहाना मानकर जांच एजेंसियां किसी अपराधी को, किसी एक्यूज्ड के लिए पुलिस कस्टडी मांगती है कि मिलॉर्ड यदि ये खुला घूमेगा तो सबूत नष्ट कर देगा। अब इस चीज को समझिए, पुलिस कस्टडी इसीलिए मांगती है एजेंसियां, जुडिशियल कस्टडी इसीलिए मांगती है कि ये आदमी यदि खुला घूमेगा, इतना प्रभावशाली है, सबूत नष्ट करेगा, गवाहों को प्रभावित करेगा। लेकिन हमारी अदालतों को यह नहीं सूझ रहा कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति, जिसे ईडी गिरफ्तारी करने के लिए नहीं कह रही है, कह रही है आके हम पूछताछ हम करना चाहते हैं, लेकिन वो अदालतों की आड़ में अनिल देशमुख जैसे लोग बच रहे हैं। तो फिर जब कल को ये केस साबित नहीं होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कल को जब ये केस साबित नहीं होगा तो मजाक उड़ेगा जांच एजेंसियों का कि जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई। सीबीआई में बकलोल टाइप के अधिकारी हैं, वो साबित नहीं कर पाते। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इतने प्रभावशाली लोगों को खुला घूमने दिया जाता है और प्राइमरी केस के कंडीशन में, तो फिर क्या होगा? गवाह प्रभावित होंगे। अदालतों में हमने, चूंकि मैं तो लोअर कोर्ट का रिपोर्टर रहा लंबे समय तक, 80 to 90% जीरा इसी बात को लेकर होती है कि हमें इस एक्यूज की पुलिस कस्टडी चाहिए, पूछताछ करनी है। जब पुलिस कस्टडी खत्म हो जाती है तो जज कहते हैं कि फिर इसे अब जमानत दे दो, तो नहीं मिलॉर्ड, ये खुला घूमेगा तो गवाह को प्रभावित करेगा, डॉक्यूमेंट्स जो है सबूत नष्ट करेगा। इस आधार पे आप एक सामान्य मिडिल फैमिली के लोगों को जेल भेज देते हैं। लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति, एक राज्य का गृह मंत्री है, वो कितना प्रभावशाली है, वो कितना गवाहों को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ये कोई सामान्य आदमी समझता है। लेकिन अदालतों की आड़ में, कानून की आड़ में ऐसे लोग लुक्का छिपी खेलते हैं और कल को ये केस फुस हो जाएगा तो ईडी और सीबीआई या फिर जांच एजेंसी इसके लिए बदनाम होगी। न्यायपालिकाओं को भी इस मामले को लेकर के गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या अदालतों को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या आम आदमी को अनिल देशमुख की तरह ही राहत मिलता? क्या आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएगा? लाखों लाख रुपए पर हेयरिंग के लिए कोई दे पाएगा क्या? ये फर्क है। और फिर जब हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है तो फिर अपने आप पर हंसी आती है और ये लगता है क्या सचमुच हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या अनिल देशमुख की तरह या दूसरों की तरह हर किसी को इसी ढंग से अवसर मिलेगा? सुब्रत राय सहारा की मां की मौत हो गई तो अदालत ने उन्हें पेरोल दिया था, लेकिन दोबारा उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मां की मौत के कारण उन्हें छोड़ा गया था, कानून से राहत पूरी तरह से नहीं हुई। 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, सुब्रत राय खुला घूम रहे हैं और कई जगह से अब डिमांड हो रही है। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सहारा के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें गरीब लोगों से जो पैसे लिए गए हैं उसकी डिमांड मांग की जा रही है। ये प्रभाव हमारी अदालतों का होता है कि इतने गंभीर आरोप
और इतना सरकमस्टांशियल एविडेंस कि उनका निजी सचिव को पैसे दिए गए, इसके साक्ष्य ईडी के पास हैं। और ईडी यही पूछताछ अनिल देशमुख से करना चाहती है, उनके बेटे से। मतलब वो गरीब बेचारा आदमी जो उनका निजी सेक्रेटरी है, वो अरेस्ट होकर के जेल में रहेगा, लेकिन जिसके निर्देश पर वो काम कर रहा था, अदालतें उसे खुला घूमने की अनुमति दी। ये कानून का मजाक है, और मुझे लगता है हमारे मिलॉर्डों को इस चीज को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए।